राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग प्रगतिवाद देख रहे थे, जिसमें हम लोग केदारनाथ अग्रवाल को देख लिए थे, फिर नागार्जुन को, त्रिलोचन को और शिवमंगल सिंह सुमन को देखे थे। उसके बाद अंगे राको को भी देख लिए थे। अब हम लोगों को देखना है रामधारी सिंह दिनकर को। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला उर्वशी पे, और साहित्य अकादमी भी मिला है इनको संस्कृति के 4 अध्याय पे। तो ये पुरस्कृत कवि हैं। तो इनको देखा जाए, रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म कब होता है 1908 ईस्वी में और मृत्यु 1974 ईस्वी में। तो जन्म इनका ध्यान रखना है कि 1908 में इनका जन्म हुआ है, मृत्यु 1974 ईस्वी में। अब देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दोनों में आते हैं। प्रगतिवादी चेतना भी इनमें है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी इनमें है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ये कहीं पूछा गया है कि समय सूर्य किसको कहा जाता है। तो समय सूर्य कहा जाता है दिनकर जी को। और सूर्य कुमार पूछेगा किसको कहा जाता है, तो निराला का बचपन का नाम था। और अधैर्य का कवि किसको कहा जाता है, तो दिनकर जी को कहा जाता है। और आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो दिनकर जी को कहा जाता है। सब ध्यान रखना है। आग और राग का कवि, अधैर्य का कवि, समय सूर्य, सब दिनकर जी को कहा जाता है। अब देखिए, दिनकर की प्रमुख कृतियाँ निम्नांकित हैं। तो इनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो यहाँ पे दिया नहीं है। इनकी एक रचना है प्रणभंग, और सबसे पहली रचना वही है। पूछता है कि दिनकर जी की सबसे पहली रचना कौन है, तो ये प्रणभंग नाम से रचना किए। ये इनकी क्या है, पहली रचना है प्रणभंग। तो पहली रचना इनकी प्रणभंग हो जाएगी। फिर उसके बाद रेणुका है, प्रणभंग के बाद रेणुका है, फिर हुंकार है, फिर रसवंती है 1940 में। तो रसवंती कितने में, 1940 में। ये रस से संबंधित है, ध्यान रखना है। फिर द्वंद्व गीत है, 1940 में है। फिर कुरुक्षेत्र 1946 में है। प्रबंध काव्य है ये क्या है, प्रबंध काव्य। युद्ध की समस्या पर लिखा गया है। कुरुक्षेत्र है। इसको आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को। इसको ध्यान रखना है, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। फिर उसके बाद सामधेनी है 1947 ईस्वी। फिर रश्मिरथी है 1952 में, एक खंड काव्य है और किसके जीवन पर आधारित है, ये बहुत पूछा जाता है। तो रश्मिरथी जो है ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। फिर है नील कुसुम 1954 ईस्वी। उसके बाद देखिए, दिल्ली नाम से इनकी कविता है 1954 में। उसके बाद उर्वशी 1961 में है। इसी पे इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये क्या है, गीति नाट्य है। तो 1972 में इनको मिला, 68 में मिला पंत जी को, फिर 72 में इनको मिला उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर परशुराम की प्रतीक्षा है। ये भारत और चीन युद्ध पे लिखा गया है। भारत चीन युद्ध जो हुआ उस पर लिखा गया है। तो इसमें पूछेगा कि भारत चीन युद्ध पे लिखी गई रचना कौन सी है दिनकर जी की, तो परशुराम की प्रतीक्षा है। फिर आत्मा की आँखें हैं 1964 में। हारे को हरिनाम है, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, ध्यान रखना है, नीम के पत्ते, और इतिहास के आंसू, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती है। तो एक बार फिर से देख लिया जाए कौन कौन सी है। तो प्रणभंग ध्यान रखना है। पूछेगा कि दिनकर जी की प्रथम रचना कौन सी है, तो प्रणभंग बताया जाएगा। फिर रेणुका है 1935 में। हुंकार है 1939 में। फिर रसवंती है 1940 में। द्वंद्व गीत है 1940 में। फिर कुरुक्षेत्र है 1946 में, ये ध्यान रखना है। और सामधेनी है 1947 में। उसके बाद रश्मिरथी है, खंड काव्य है, ये भी ध्यान रखना है। नील कुसुम है, इनकी सब रचनाएं महत्वपूर्ण है। उर्वशी है, दिल्ली भी ध्यान रखना है। परशुराम की प्रतीक्षा तो महत्वपूर्ण है ही। फिर आत्मा की आंखें है, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सब इनकी रचनाएं हैं। दिनकर जी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर दिया होगा। तो क्या दिया है कि दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है। तो देखिए, ये महात्मा गांधी जो थे, ये कहते थे कि इनको मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दिए थे। तो ये भी क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित ये भी रचनाएं किए हैं दिनकर जी भी।
तो इनको भी डिप्टी राष्ट्रकवि कहा जाता है। इनको भी कहीं कहीं राष्ट्रकवि माना गया है, दिनकर को भी, लेकिन ये अपने आप को खुद महज डिप्टी राष्ट्रकवि कहे हैं। किसके सामने? मैथिली शरण गुप्त के सामने। ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। तो इसमें 5 अंक है, ध्यान रखना है। इसमें क्या है? 5 अंक है उर्वशी में। अब दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, तो देखिए क्या है। पहली पंक्ति है, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल। तो बस इतनी पंक्ति है और आगे का होगा दिया नहीं यहाँ पे। ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल। तो शार्दूल का मतलब होता है शेर। फिर है ये पंक्ति इनकी बहुत प्रसिद्ध है, श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये पंक्ति ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरी पंक्ति क्या है, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। तो ये भी पंक्ति इनकी प्रसिद्ध है। फिर है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो ये भी पंक्ति इनकी प्रसिद्ध है, सब ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिनकर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद प्रयोगवाद और नवी कविता है। तो प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद जो है तारसप्तक पत्रिका है, उसका संपादन होता है 1943 में, वहीं से शुरू होता है। उसमें तारसप्तक में 7 कवि हैं। तो देखा जाए इसको, प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तारसप्तक से माना जाता है। तो अज्ञेय का पूरा नाम भी पूछता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तारसप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। तारसप्तक में कितने कवि हैं? 7 कवि हैं। अब देखिए, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलाल वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। तो ये पूछा जाता है कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो आचार्य नंदुलाल वाजपेयी जो हैं, ये सबसे पहले प्रयोग किए हैं प्रयोगवाद शब्द का। फिर देखिए आगे, नंदुलाल वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को किसने कहा है? तो नंदुलाल वाजपेयी कहे हैं। फिर देखिए, अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। तो 4 सप्तक की प्रकाशित कराए हैं। भी पूछा जाता है कि अज्ञेय ने कितने शब्दों का प्रकाशन किया? तो 4 सप्तकों का। तो इसमें देखिए, पहला जो है उसका तार सप्तक नाम है। इसको पहला तार सप्तक नहीं कहेंगे, इसको तार सप्तक बस कहेंगे। तो तार सप्तक जो है 1943 में निकलता है। फिर दूसरा सप्तक है 1951 में निकलता है। फिर तीसरा सप्तक है, ये 59 में निकलता है। फिर चौथा सप्तक है 79 में निकलता है। तो याद क्या रखना है? इसमें सबका डेट याद रखना है ये, क्योंकि तार सप्तक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 1943 में है, ये याद रखना है कि 1943 में है। और 43 के बाद फिर 51 में निकलता है, फिर 59 में है, फिर 69 में है, 79 में है, सॉरी। तो ध्यान रखना है इसको। तो 43 में 7 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। तो 60, उसके बाद 8 जोड़ना है, फिर क्या है उसमें 20 जोड़ देंगे तो 79 आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी ट्रिक बना के लेकिन याद कर लेना है। अब देखिए आगे, अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी मतलब खोज करने वाला। तो राहों का अन्वेषी कहा है, किसने कहा है? तो अज्ञेय ने कहा है। अब देखिए, अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है। तो ये तो तार सप्तक की बात हो गई, 43 वाला। फिर अज्ञेय ने दूसरा सप्तक यानी कि 51 वाला की भूमिका में लिखा है। तो इसमें क्या लिखे हैं? ये बहुत पूछा जाता है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। देखिए, यहाँ से पूछा जाता है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अब फिर एक और कथन है इसी में कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस सब प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो ये पूछा जाता है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, किसका कथन है? तो अज्ञेय जी का है। और कहाँ पे मिलता है? तो दूसरा सप्तक है, उसकी भूमिका के रूप में ये लिखे हैं।
ये बहुत पूछा जाता है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए तार यहाँ पे हो गया। अब तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्न है। तो तार सप्तक के जो 7 कवि हैं उनका एकदम डेट याद रखना है कि कौन कवि कौन कौन कवि हैं, उन जन्म, अगर जन्म याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना है कि कौन कौन कवि हैं, ये तो एकदम याद रहना चाहिए कि तार सप्तक में कौन कौन कवि हैं। तो अज्ञेय हैं, ये तो रहेंगे ही। फिर देखिए अज्ञेय के बाद रामविलास शर्मा हैं। क्रम कोई ये मायने नहीं रखता है कि किसके बाद कौन है दिया है यहाँ पे, बस याद रहना चाहिए कि कौन कौन है 7 लोग। तो अज्ञेय है, रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर प्रभाकर माचवे, इनका उपनाम बलवंत है, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेमीचंद जैन हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं और भारत भूषण अग्रवाल हैं। तो देखिए इनमें से कितने लोग, बहुत लोग हैं कि जो लोग पुरस्कृत रचनाकार हैं, जैसे अज्ञेय जी हो गए। तो देखिए इनको भी ज्ञानपीठ मिला है कितनी नाम कितनी बार पे। फिर साहित्य अकादमी मिला इनको, साहित्य अकादमी इनको मिला है आंगन के पार द्वार पे। इस पे इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। रामविलास शर्मा जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, तो इनको क्या मिला है, इनको भी व्यास सम्मान मिला है और साहित्य अकादमी भी मिला है निराला की साहित्य साधना पे। और इनको क्या मिला है, हो गया ये हो गया, और लोकायतन भी मिला है इनको। तो ये भी तीनों ध्यान रखना है। तो एक प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी है, तो इस पे क्या मिला है इनको, देख लिया जाए यहाँ पे। रामविलास शर्मा को प्राचीन भारत के भाषा परिवार, 3 इनको पुरस्कार है, तीनों ध्यान रखना है, परिवार और हिंदी। इस पे इनको क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। तो ये तो व्यास हो गया, प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, तो ये हो गया व्यास वाला। अब देखिए एक और रचना इनकी है कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इस नाम से है कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इस पे इनको लोकायतन मिला है। इस पे क्या मिला है इनको लोकायतन मिला है। तो 2 रचना हो गई। इस पे इनको लोकायतन मिला है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, और प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इस पे इनको व्यास मिला है। और फिर उसके बाद साहित्य अकादमी बचा, तो निराला की साहित्य साधना, इस पे इनको क्या मिला है, निराला की साहित्य साधना। ये इनकी जीवनी लिखे हैं इसमें निराला जी की, लेकिन इस पे इनको क्या मिल गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जिसमें साहित्य आ रहा है उस पर साहित्य मिला है, ये ध्यान रखना है। निराला की साहित्य साधना, इस पे इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये तो तीनों एकदम याद रखना है कि कौन कौन रचना पे इनको कौन कौन पुरस्कार मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आंगन के पार द्वार पे अज्ञेय जी को साहित्य मिला है। फिर कितनी नामों कितनी बार पे व्यास मिला है। तो ये लोग पुरस्कृत कवि हैं, ध्यान रखना है इनको। अब देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, तो इनको तो पुरस्कार नहीं मिला है। चाँद का मुटेड़ा इनकी रचना है, और अंधेरे में भी ध्यान रखना है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर प्रभाकर माचवे हैं, ये भी प्रसिद्ध हैं लेकिन उतना नहीं है। नेमीचंद जैन है और गिरिजा कुमार माथुर हैं। फिर भारत भूषण अग्रवाल हैं, इनको किस पे मिला है, उतना वह सूरज है। तो भारत भूषण अग्रवाल को मिला है उतना वह सूरज है, इस रचना पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। तो ध्यान रखना है, जिसको साहित्य अकादमी मिला है या कोई भी पुरस्कार, उसको खोज खोज के पढ़ना है, ठीक है। और गिरिजा कुमार माथुर को मिला है मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। सबको ध्यान रखना है, मैं वक्त के हूँ सामने, गिरिजा कुमार माथुर। तो ये लोग हो गए। तो इसमें देखिए भारत भूषण अग्रवाल को मिल गया है साहित्य अकादमी, और गिरिजा कुमार माथुर को मिला है। इनका हमको मिला होगा तो याद नहीं आ रहा है। नेमीचंद जैन, इनको शायद नहीं मिला है, इनको भी नहीं मिला है, और इनको भी नहीं। रामविलास शर्मा अज्ञेय, तो ये लोग ध्यान रखना है, इनको महत्वपूर्ण है सब, कि किसको किसको साहित्य अकादमी या व्यास या ज्ञानपीठ पुरस्कार कुछ भी मिला है। तो ये सब हो गए। अब देखिए जन्म देखा जाए, जन्म और मृत्यु।
तो इसमें अज्ञे जी का जन्म ध्यान रखना है कि 1911 में इनका जन्म हुआ है और 1911 में इनका जन्म हुआ है, 1987 में मृत्यु हुई है। और ये देवरिया में इनका जन्म स्थान है, ध्यान रखना है कि इनका जन्म स्थान क्या है, देवरिया है। और देखिए रामविलास शर्मा है, इनका जन्म 1912 में हुआ है, फिर 2000 में मृत्यु हुई है। उन्नाव के थे ये, उन्नाव के कौन थे, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा उन्नाव के थे। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध, 1917 इनका जन्म काल है, 1964 में मृत्यु हो गई है, ज़्यादा दिन नहीं जिए हैं। ग्वालियर इनका जन्म स्थान है, याद रखना है ग्वालियर। उसके बाद देखिए प्रभाकर माचवे हैं, इनका बलवंत उपनाम है, इनका भी जन्म 1917 में हुआ है, 1991 में मृत्यु हुई है, ये भी ग्वालियर के थे। तो प्रभाकर माचवे और गजानन माधव मुक्तिबोध ध्यान रखना है, दोनों कहाँ के थे, ग्वालियर के थे। नेमचंद जैन हैं, तो ये 1918 में इनका जन्म काल है, आगरा के ये थे। गिरजा कुमार माथुर हैं, ये 1918 में इनका जन्म काल है और ये MP मध्य प्रदेश के थे। तो उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल हैं, इनका जन्म 1919 में है, मथुरा के थे ये। भारत भूषण अग्रवाल कहाँ के थे, मथुरा के थे। तो देखिए ये पहले सप्तक में कवि हो गए। इनको कैसे याद किया जाएगा, इसका भी ट्रिक होता है। जैसे कोई भी अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे अब कवियों का नाम है उनका ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ही ट्रिक बना, अपना ट्रिक बना है मु, ऐसे अमू ने, फिर गिरा, उसके बाद प्रभा। तो यहाँ तक अमू बस ये याद रखना, फिर गिरा प्रभा तो आसान ही है, गिरा प्रभा। तो अ से कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देख लिया जाए कौन कौन हो जाएंगे। अ से यहाँ पे हो जाएंगे अज्ञे जी, फिर अ से अज्ञे हो जाएंगे, फिर यहाँ पे मुक्तिबोध हो जाएंगे, ये मुक्तिबोध 2 लोग हो गए, फिर बचे 5 लोग अभी। फिर कौन है, नेमचंद जैन, इससे हो जाएंगे नेमचंद जैन, नेमचंद्र जैन। तो अमू ने, फिर देखिए गिरा प्रभा, तो गी से यहाँ पे गिरजा कुंवर माथुर हो जाएंगे ये वाले, ठीक। फिर रा से रामविलास शर्मा हो जाएंगे, कहाँ गए, ऊपर गए, ये रामविलास शर्मा हो जाएंगे। फिर देखिए अब प्रभा है, तो प्र से प्रभाकर माचवे हो जाएंगे, ये प्रभाकर माचवे। फिर भा से ये भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। तो सबको वैसे ऐसे याद कर लिया जाएगा, ट्रिक छोटा सा बस इसका है, इतने से इस 7 कवि याद रहेंगे। अमू ने, गिरा प्रभा मतलब कि अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये सब हो गए। अब देखिए यहाँ पे तो पहला सप्तक जो है तार सप्तक वो हो गया, इसको पहला सप्तक नहीं कहेंगे, बस तार सप्तक कहेंगे। अब देखिए दूसरा सप्तक है, इसका प्रकाशन कब होता है, 1951 में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब होता है, 1951 में। अब इसमें संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। इसमें कौन कौन से कवि हैं अब यहाँ पे दिया है। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह हैं, इनको भी साहित्य अकादमी मिला है। इनकी रचना है चुका भी हूँ मैं नहीं, ऐसे करके एक रचना है इनकी, इस पर इनको क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बात बोलेगी इनकी रचना है, और इनका भी जन्म 1911 में हुआ है, और इनका भी जन्म, अज्ञे का भी जन्म 1911 में हुआ है। और ये कहाँ के थे, देहरादून, ये याद रखना है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में हुआ है। और भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इनको भी साहित्य अकादमी मिला है। इनको साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला है, बुनी हुई रस्सी नाम से एक रचना है इनकी, उस पर साहित्य अकादमी मिला है। इनका जन्म 1913 में है, ये होशंगाबाद के थे। फिर देखिए शकुंत माथुर हैं, इनको कहीं शकुंतला माथुर भी कहा जाता है। ये कहाँ है, कवित्री हैं। तो पूछता है ये भी कि दूसरा सप्तक की कवित्री कौन है, तो शकुंतला माथुर या शकुंत माथुर है। ये ध्यान रखना है कि ये कवित्री हैं, ये क्या है, कवित्री है। तो 7 कवियों में एक क्या है, कवित्री है। फिर हरिनारायण घनश्याम व्यास हैं, तो इनको हरिनारायण व्यास भी कहा जाता है। तो इनका जन्म 1913 में हुआ है। ये कहाँ के थे, MP के थे, मध्य प्रदेश। और इनको शकुंत माथुर को ध्यान रखना है कि 1922 में दिल्ली की थी ये। फिर देखिए नरेश मेहता हैं, नरेश मेहता को क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1924 में इनका जन्म हुआ है, ये गुजरात के थे। फिर धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती इनका तो अंधा युग बहुत प्रसिद्ध है, तो इनका भी 1926 में जन्म हुआ है, 1997 में मृत्यु। ये भी कहाँ के, इलाहाबाद के थे।
फिर रघुवीर सहाय हैं। तो ये इनका जन्म 1929 में हुआ है। लोग भूल गए नाम से इनकी रचना है, तो उस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। और हंसो हंसो जल्दी हंसो नाम से कविता लिखे हैं, तो वो क्या है, आपातकाल पे है। सब इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। धर्मी भारती की भी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। अब देखिए, ये लखनऊ के थे रघुवीर सहाय। तो इस जो दूसरे सप्तक के कवि हैं, इनको भी याद करने का एक ट्रिक है। शशधर हनब ऐसे है, शशधर फिर ह न भ। तो देखिए, शशधर हनब है ना, तो स से क्या हो जाएगा, स से शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। एक स से क्या हो जाएगा, शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर हो जाएंगी ये। फिर देखिए ध से धर्मवीर भारती हो जाएंगे। फिर र से रघुवीर सहाय। शशधर से कौन कौन हो गए, स से शमशेर बहादुर सिंह, फिर स से शकुंतला माथुर, फिर ध से धर्मवीर भारती, फिर र से रघुवीर सहाय। फिर देखिए ह न भ 3 बचा है, तो ह से हरि नारायण व्यास, फिर न से नरेश मेहता, फिर भ से भवानी प्रसाद मिश्र। ध्यान रखना है, शशधर हनब, शशधर हनब से याद रखना है कौन कौन कवि हैं। इसमें 7 कवि हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, तीसरा शतक है, इसका प्रकाशन होता है 1959 में। तो तीसरा शतक में कौन कौन कवि हैं, इसको भी याद किया जाएगा। तो इसमें देखिए, प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं। कौन है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी ये। फिर मदन वात्स्यायन हैं, फिर विजयनारायण शाही हैं, फिर कुंवर नारायण हैं। इनको देखिए ज्ञानपीठ भी मिला है, व्यास भी मिला है, साहित्य भी मिला है, सब। सर्वसदल सक्सेना हैं, फिर केदारनाथ सिंह हैं, इनको भी व्यास साहित्य मिला है। कीर्ति चौधरी हैं। तो इसमें देखिए, ये भी पूछता है कि तीसरा सप्तक जो है, इसमें कौन सी कवित्री है, तो ये कवित्री है इसमें, कीर्ति चौधरी। कौन है, कीर्ति चौधरी। तो ये भी पूछा जाता है। और इसमें के जो कवि हैं, इनको कैसे याद किया जाता है, प्रकुंकी के विषय से ट्रिक है, प्रकुंकी के वी, उसके बाद सम। तो सम में ऐसे भी कर सकते हैं, विषम। तो देखिए, प्र से क्या हो जाएगा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी हो जाएंगे। फिर कु से कुंवर नारायण, फिर की से कीर्ति चौधरी, और देखिए फिर के है तो केदारनाथ सिंह, इससे ये हो जाएंगे। फिर वी से विजयनारायण शाही हो जाएंगे। फिर स से सर्वसदल सक्सेना, फिर म से मदन वात्स्यायन, ये हो जाएंगे। और यहाँ पे प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी हुए थे, कु से कुंवर नारायण हुए थे, की से कीर्ति चौधरी हुई थी। तो 7 लोग हो गए यहाँ पे। तो ये ट्रिक है, प्रकुंकी के विषय में ध्यान रखना है इसको, इससे 7 का भी याद हो जाएंगे। तो ये होगा हम लोग का तीसरा सप्तक। अब देखना है चौथा, लास्ट वाला। और इसमें यहाँ पे जन्म मृत्यु थोड़ा देख लिया जाए। प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, तो इनका जन्म 1919 में हुआ है और रायबरेली में। फिर मदन वात्स्यायन का 1922 में। विजयनारायण शाही का ध्यान रखना है 1924 में, काशी के हैं, ये ध्यान रखना है कि विजयनारायण शाही बनारस के ही हैं। कुंवर नारायण हैं, 1927 में इनका जन्म काल है, फैजाबाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, ये बस्ती के हैं। फिर केदारनाथ सिंह, देखिए सर्वेश्वर सक्सेना खूटियों पर टंगे लोग जो है उस पर साहित्य अकादमी मिला है, ध्यान रखना है। केदारनाथ सिंह हैं, तो ये भी उनका जन्म 1932 ध्यान रखना है। कीर्ति चौधरी हैं, इनका 1935 में ध्यान रखना है, उन्नाव। तो ये हो गए तीसरे सप्तक के कवि। अब देखिए चौथा सप्तक है, इसका प्रकाशन 1969 में होता है। और इसमें कौन कौन से कवि हैं, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, ये भी महिला हैं। तो 3 सप्तकों में 3 महिलाएं हैं, दूसरा में भी हैं, तीसरा में भी, चौथा में भी। चौथा में सुमन राजे हैं, श्रीराम वर्मा है, राजेंद्र किशोर हैं। तो ये लोग 4 सप्तक हो गया, और 4 सप्तक में 28 कवि पूरे हैं। सबको याद रखना है कि कौन किस में है, कौन किस में है। तो इसके बाद यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे कवि प्रपदवाद इसी में आएगा, और प्रयोगवाद के बारे में कौन क्या कहा है इसको भी देखा जाएगा। अभी देख लिया जाए थोड़ा सा और। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञ को दिया जाता है। तो ये पूछेगा प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो अज्ञ जी को कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो सप्तक है, तार सप्तक, उसके कवि हैं।
तो ये लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पद के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। तो ये भी कथन पूछता है, किसका कथन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, तो प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है इसमें, फिर यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद है, ये ध्यान रखना है, बौद्धिकता का प्राधान्य है, फिर उपमानों की नवीनता है। कहते हैं आगे ना कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, तो ऐसे पंक्ति है इनकी। तो ये उपमानों की नवीनता की बात करते हैं। साधारण विषयों का निरूपण है और भाषा का प्रयोग है। तो ये सब इनकी विशेष प्रवृत्तियाँ हैं प्रयोगवाद की। अब देखिए प्रयोगवाद जो है फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। तो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद जो था उससे प्रभावित है। अज्ञे भी मनोविश्लेषणवादी कवि हैं और उपन्यासकार भी हैं। तो फ्रायड के दर्शन से प्रभावित था प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं, और ये जो है मत बहुत पूछा जाता है कि कौन क्या कहा है किसके बारे में, प्रयोगवाद के बारे में। तो प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार कहते हैं। ये हम लोग जो प्रपद्यवाद पढ़ेंगे उसमें आएंगे केसरी कुमार। तो अब फिर देखिए प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये रघुवीर सहाय का है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं। तो ये सब लोग महत्वपूर्ण हैं, सबका कथन एकदम महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे जो भी दिया है सब महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हम लोग चारों शब्द तक देख लिए, कौन कौन से कवि हैं ये भी देख लिए, जन्म मृत्यु सब देख लिए। अब देखना है हम लोगों को प्रपद्यवाद थोड़ा सा है यहाँ पे। इसके बाद जो कवि हैं उनके बारे में भी विस्तार से यहाँ पे रचनाएं कौन कौन सी इनकी दिया होगा, इसको देखा जाएगा। नई कविता जो है 1954 से स्टार्ट होती है, तो इसमें अज्ञे की रचनाएं ऐसे करके सबकी रचनाएं दिया होगा, तो इसको देखा जाएगा बाद में। ठीक, तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।